एक छोटे से गांव में 40 से 45 साल के एक दंपत्ति रहते थे, किनली और सुजू। उनके हालात काफी बुरे थे। छोटा सा पुराना सा घर, उस घर की छत भी टूटी फूटी थी। सुबह धूप की किरणें उनके घर के अंदर आती और रात को चांद की रोशनी। घर चलाने के लिए किनली जंगल में बांस काटने का काम करता है। एक दिन किनली बांस काट रहा था, पर उनमें से एक बांस से तेज रोशनी आ रही थी। अरे, ये बांस इतने चमक क्यों रहे हैं? किनली ने बड़े ही प्यार से वो बांस काटा। उस बांस के अंदर से अंगूठे के आकार की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की निकली और उस लड़की से तेज रोशनी निकल रही थी। कितनी खूबसूरत! इसे मैं घर ले जाऊंगा। किनली ने बहुत ही ध्यान से उस लड़की को अपने हाथ पर रखा और अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुजू भी नन्ही लड़की को देखकर हैरान हो गई। ये तो चांद की तरह चमक रही है, हम इसे मूनलाइट कहेंगे। किनली हर दिन की तरह जंगल में बांस काटने के लिए जाता है, पर अब वो जब भी बांस काटता, उस बांस के अंदर से सोने की मोहरें निकल रही थी। उसने सोचा कि ये सब मूनलाइट के आने से ही हुआ है। वो मूनलाइट को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता था। मूनलाइट सामान्य बच्चों से दुगनी तेजी से बढ़ रही थी और महज 10 बरस में वो बहुत ही खूबसूरत युवती में बदल चुकी थी। किनली और उसकी पत्नी अब बहुत अमीर बन चुके हैं और एक बड़े से घर में रहते हैं। उन लोगों ने मूनलाइट की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है। दिन बीतते गए। अब मूनलाइट बड़ी हो गई। जब भी मूनलाइट अपने घर से बाहर निकलती, लोग बस उसे ही देखते। गांव वाले भी किनली और सुजू से हमेशा पूछते थे कि मूनलाइट आखिर है कौन। मूनलाइट हमें बांस के अंदर मिली थी, पर हम उसे बेटी जैसा प्यार करते हैं। किनली भाई देखो, अब जो भी हो, मूनलाइट आपकी बेटी है। मेरी मानो तो उसकी शादी मेरे बेटे से करवा दो। इस गांव में हमसे अमीर और अच्छा परिवार और कोई नहीं मिलेगा। तभी गांव की एक औरत बहुत गुस्से में बोली, अरे वाह वाह वाह, भला हमारे परिवार में क्या बुराई है? किनली जी, कुछ ही महीनों में मेरा बेटा विलायत जाने वाला है। मूनलाइट की शादी तो मेरे बेटे से ही करवाओ, वो उसे भी विलायत ले जाएगा। गांव के लोग एक दूसरे से बहस करने लग गए। तभी किनली चुपके से वहाँ से निकल गया। किनली दौड़ते हुए घर आया। क्या हुआ पापा, आप इतने थके क्यों हो? कुछ नहीं, गांव वाले आपस में बहस कर रहे हैं तुम्हारी शादी को लेके। पूरा गांव मूनलाइट से शादी करना चाहता है। गांव का ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसने मूनलाइट को अपने बहू के रूप में ना देखा हो। पर मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे बस आप दोनों के साथ ही रहना है। बेटी, सब लड़कियों की शादी होती है और तेरी भी होगी। मूनलाइट अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी, लेकिन एक बात हमेशा उन्हें सताती थी। मैं कौन हूँ? मेरे पास सब कुछ है। मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मैं अंदर से क्यों खुश नहीं हूँ? हर रात मूनलाइट खुद से एक ही सवाल पूछती थी, आखिर मैं हूँ कौन? वैसे तो हर दिन किनली के घर पर मूनलाइट के लिए शादी के रिश्ते आते थे, पर आज मूनलाइट को देखने के लिए नगर के सम्राट आए थे। रॉयल प्रिंस, आइए, बैठिए। क्या मूनलाइट आपकी सुपुत्री है? जी हाँ प्रिंस। पूरे गांव में उनकी खूबसूरती के चर्चे हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? अभी बुलाता हूँ। कुछ ही देर में मूनलाइट वहाँ पहुँच जाती है। मूनलाइट की खूबसूरती देखकर सम्राट खड़े हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। सम्राट जी, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। पर क्यों? मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपसे ही क्या, मैं तो किसी और से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। सम्राट हंस पड़े। ठीक है, हमें अपना मित्र तो बना सकते हो। सम्राट की बातों पर दोनों हंसने लगे। आधी रात में हमेशा की तरह मूनलाइट चांद को देख रही थी। तभी चांद बीच से टूटने लगता है और एक रथ में बदल जाता है। उस रथ के आसपास छोटे छोटे सिपाही थे। तेज रोशनी के साथ वो रथ मूनलाइट की तरफ आता है। रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि सब गांव वाले रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। सब अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं। सम्राट भी अपने महल से रोशनी की तरफ चलते हैं। रथ मूनलाइट के घर के आगे उतरता है। मूनलाइट घर के बाहर आती है। छोटे छोटे सिपाही मूनलाइट के पास आए और उसे छूने लगे। उनके छूते ही मूनलाइट और ज्यादा चमकने लगी और तभी मूनलाइट के पर आ जाते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत सी परी में बदल जाती है। उसे सारी बातें याद आ जाती है। सब लोग उसे ही देख रहे थे। मूनलाइट अपने माँ पिताजी को गले लगा लेती है। एक रात में चांद से धरती पर आई थी। मेरे पीछे कुछ जंगली जानवर पड़े थे और मैं बहुत थक चुकी थी, इसीलिए बांस के अंदर जाकर आराम करने लगी और अगले दिन आप मुझे अपने घर लेकर आए। अब तक मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर अब मेरा समय आ गया है चांद पर जाने का। सम्राट जी,
आपकी दोस्ती हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं आप सबको चांद से हमेशा देखा करूंगी। और मूनलाइट रथ में बैठकर चली गई। किनली और सुजू फिर से अपनी मूनलाइट को याद करते रहे। वो अक्सर चांद की तरफ देखकर मूनलाइट को आशीर्वाद देते थे। मूनलाइट एक परी थी जिसने एक बेऔलाद माता पिता को औलाद का सुख दिया। एक जादुई राज्य था और यहाँ रहती थी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी पेरस। पर 1 साल पहले कुछ जादूगरों ने राजकुमारी पेरस पर जादू कर दिया था। उन्हें एक भालू के रूप में बदल दिया था। खूबसूरत सी राजकुमारी अब एक बदसूरत भालू की तरह दिखती थी और इसी वजह से कोई भी लड़का राजकुमारी के पास नहीं आता था। इसी बीच अकिलिस नाम का एक नौजवान सैनिक राजकुमारी के राज्य से गुजर रहा था। वो कई दिनों से यात्रा कर रहा था, इसीलिए बहुत ज्यादा भूखा था। जब उसने दूर से ही राजमहल देखा तो वो राजकुमारी की ओर बढ़ गया। उसने अपने घोड़े को अस्तबल में रखा और घोड़े को पानी और खाना दिया। इसके बाद वो खुद राजमहल के अंदर गया तो अंदर कोई भी नहीं था, बस एक मेज थी जिस पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा था। खाना देखकर अकिलिस से रहा नहीं गया। वो तुरंत ही खाना खाने बैठ गया। अरे वाह, लगता है किसी को पता था कि मुझे बहुत भूख लगी है। इतने दिनों से भूखा अकिलिस बड़े ही चाव से भोजन करने लगा। जब उसका भोजन समाप्त हुआ तो उसके सामने एक बड़ा सा भालू आया। भालू को सामने देखकर अकिलिस बहुत डर गया। देखो, मेरे नजदीक मत आना। अकिलिस ने तुरंत ही अपनी तलवार भालू की ओर की। घबराओ मत, मैं कोई जंगली भालू नहीं हूँ। क्या? बोलने वाला भालू? नहीं, मैं कोई भालू नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। क्या? मैं इस महल की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी पेरस। मुझे कुछ जादूगरों ने उनके जादू से भालू बना दिया है और मेरा ये जादू तभी टूटेगा जब कोई युवक मेरे कमरे में एक रात सोएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पता नहीं क्यों, पर लग रहा है कि तुम सही बोल रही हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी और मैं वचन देती हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अखिलेश राजकुमार पेरस के कमरे में सो गया। थकान के वश उसे अच्छी नींद आई और जब अगली सुबह उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी को देखकर अखिलेश स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी इतनी सुंदर होगी। अपने वचन के अनुसार राजकुमारी ने अखिलेश के साथ शादी कर ली। कुछ महीने बहुत अच्छे से बीते। दोनों एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन अब अखिलेश को अपने परिवार की याद आ रही थी। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा सकता हूँ? मुझे माता पिता की बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ उन्हें अपने साथ यहीं ले आऊँ। ठीक है अखिलेश, लेकिन जल्दी आना। और हाँ, ये जादुई बीज का थैला लो। रास्ते में जहाँ से भी गुजरोगे वहाँ सड़क के दोनों ओर फेंकते हुए जाना। इस बीज से जादुई पेड़ उगेंगे और उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा करेंगे। तुम्हारी हर बात जादुई है पेरिस। राजकुमारी ने अपने पति को विदा किया और अखिलेश अपने गांव की ओर चल पड़ा। अखिलेश रास्ते में वो जादुई बीज फेंकता जा रहा था। सड़क के दोनों ओर जादुई पेड़ उग रहे थे। एक दिन अचानक से जादूगर की नजर अखिलेश पर पड़ गई। ये जादुई बीज तो राजकुमारी के पास थे। जरूर ये वही है जिसने मेरे जादू को तोड़ा है। जादूगर अखिलेश के रास्ते में खड़ा हो गया। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं वही हूँ जिसका काम तूने बिगाड़ा है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। जादूगर ने अखिलेश की ओर अपनी छड़ी घुमाई। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 6 महीनों तक सोता रहेगा। जादूगर के ऐसे कहते ही अखिलेश जमीन पर गिर गया और गहरी नींद में सो गया। यहाँ कुछ महीने बीत गए और अखिलेश राजकुमारी के पास नहीं लौटा तो वो बहुत परेशान हो गई। अब राजकुमारी ने अखिलेश को ढूंढने का निर्णय लिया। वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। जादुई पेड़ राजकुमारी का मार्गदर्शन कर रहे थे। राजकुमारी ने देखा कि अखिलेश एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। अखिलेश, अखिलेश उठो, उठो अखिलेश। कई बार उठाने के बाद भी अखिलेश की नींद नहीं टूटी तो राजकुमारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ओ नींद के दीवाने, तेरी याद में मेरी नींद गायब हो गई है। ए हवा, ले जा इस कबक को, ले जा, इतने दूर ले जा कि वापस मुझ तक नहीं लौट पाए। राजकुमारी के ऐसे बोलते ही हवा ने अखिलेश को उठा लिया और अपने साथ ले गई। तभी राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ अखिलेश एक रेगिस्तान में सोया था। 6 महीने बाद उसकी आँख खुली। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे जल्दी ही पेरिस के पास लौटना होगा। चलते चलते अखिलेश को एक लड़का दिखा। लड़का हूबहू उस जादूगर की तरह दिख रहा था। लड़के के हाथ में एक कालीन और एक टोपी थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ।
मैं जादूगर का बेटा हूँ और ये देखो मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया है। ये क्या है? उड़ने वाला कालीन और अदृश्य करने वाली टोपी। अरे वाह, पर मैं कैसे मान लूं कि ये दोनों जादुई हैं? यकीन नहीं है तो इसे आजमा के देखो। अखिलेश उड़ने वाले कालीन पर सवार हो गया और उसने जादुई टोपी भी अपने पास रख ली। ए जादुई कालीन, मुझे राजकुमारी पेरिस के पास ले चल। जादुई कालीन आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा था। अखिलेश थोड़ा परेशान था। कुछ समय के बाद अखिलेश वापस राजकुमारी के राजमहल के बाहर खड़ा था, लेकिन सैनिकों ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। तभी अखिलेश ने अदृश्य टोपी सिर पर पहन ली और अदृश्य होकर भीतर चला गया। अंदर एक राजकुमार था जो कि राजकुमारी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। उसने राजकुमारी को हीरों से सजा हुआ आईना भेंट में दिया। तभी अखिलेश ने वो आईना राजकुमारी से छीनकर जमीन पर पटक दिया और अपने सर पर से वो टोपी निकाल दी और वो दिखाई देने लगा। राजकुमारी ने दौड़कर अखिलेश को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से में। कोई बात नहीं, अब मैं कभी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद अखिलेश हमेशा राजकुमारी के साथ ही रहा और वो दोनों हमेशा खुश रहे।